संगत को गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की रहमतें इतनी सारी है जिसका बखान करने के लिए शब्द छोटे हैं। और गुरुजी के साथ जो जर्नी रही है मेरी, वो बहुत ही खूबसूरत रही है। और गुरुजी से मैं आज्ञा लूंगी कि जो जो रहमतें उन्होंने मुझे दी है, मैं सभी संगत के साथ शेयर कर सकूं। शुरुआत में मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी, जो गुरुजी से कनेक्शन किस तरीके से बना। 2004 में मैं एक्यूप्रेशर की प्रैक्टिस करती थी। और वहां पे एक पेशेंट मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब आप ना हमारे गुरुजी के पास चलिए। आ, तो मैं पीछे से अपने पेरेंटल साइड से जैन धर्म को फॉलो करती हूँ, तो फिर मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं अंकल, मेरे को नहीं जाना, मैं किसी बाबा को नहीं मानती। बिल्कुल साफ साफ मैंने उनको मना कर दिया। उन्होंने मुझे 3 बार बोला आने के लिए कि नहीं, आप एक बार हमारे गुरुजी के पास चल के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। मैंने बोला नहीं, मैं अपने गुरु को मानती हूँ, जो हमारे जैन धर्म में होते हैं मैं उनको मानती हूँ, मैं किसी बाबा के पास नहीं जाऊंगी। चलो, गुरुजी की आज्ञा नहीं थी शायद मुझे बुलाने की। संगत ने तो कोशिश की थी, पर मैं गुरुजी के पास नहीं जा पाई। 2013-14 के आसपास मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया। और वहां पे मैं एक डॉक्टर का ट्रीटमेंट करती थी फॉर कंसीविंग। वो डॉक्टर कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो एक्यूप्रेशर के थ्रू मैं उनका ट्रीटमेंट दे रही थी। ट्रीटमेंट करते करते कुछ टाइम बाद वो किसी के से मिले और गुरुजी के द्वार बड़े मंदिर वो गए। नेक्स्ट डे उनको ड्रीम दर्शन होते हैं कि गुरुजी उन्हें ब्लेस करते हैं और बोलते हैं जा तेरा कल्याण कितना। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्पिटल में डॉक्टर लाकड़ा नाम है उनका। तो डॉक्टर लाकड़ा में से ट्रीटमेंट करा रहे थे। ट्रीटमेंट कराते हुए उन्होंने एकदम से बोला, शुक्राना गुरुजी, आपने तो मुझे ब्लेस कर दिया। तो मैंने पूछा क्या बोला आपने। तो वो बोलते हैं कि एक गुरुजी है जिनके पास मैं छतरपुर गई थी, बड़े मंदिर है वहां पे। और उन्होंने मुझे सपने में आके ब्लेस किया है कि आपको बेबीज आएंगे। तो मैं थोड़ा सा इगोस्टिक हो गई, मैंने कहा यार ट्रीटमेंट तो मैं कर रही हूँ, ये गुरुजी कहाँ से आ गए ब्लेस करने के लिए। एनी हाउ मैंने उनको ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए मना कर दिया कि आप ठीक है, आप गुरुजी को मानते हो, आप उन्हीं से ट्रीटमेंट कराओ, मैं तो नहीं मानती। और मैं इन ढकोसलों में आगे नहीं पढ़ना चाहती। तो बेटर है कि मेहनत मैं करूं, मैं क्रेडिट को आप किसी और को दे दो, आप फिर उन्हीं से ट्रीटमेंट कराओ अपना। डॉक्टर लाकड़ा का ट्रीटमेंट छोड़ा। 2 साल बाद पता चलता है कि उन्होंने दो प्यारे प्यारे बेबी गर्ल को बर्थ दिया, ट्विंस थे वो। तो शुक्राना गुरुजी, आपने उनको जो ड्रीम दर्शन दिए थे वो पूरा किया। और मैं मूर्ख जो कहती थी कि क्रेडिट मेरा है और किसी और के पास चला जाएगा। जब मैं डॉक्टर लाकड़ा को बोला था कि मैं ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं करूंगी, तो वहां से गुरुजी की लीलाएं चालू हो गई। जब भी मैं अपनी ओपीडी खत्म करके हॉस्पिटल से निकलती, तो घर हॉस्पिटल के सामने से एक लग्जरी कार जाती, उसके पीछे लिखा होता गुरुजी। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 10 दिन देखे, 15 दिन देखे, अब वो रोज का रूटीन हो गया। ओपीडी का टाइम कोई भी हो, मॉर्निंग ओपीडी हो, इवनिंग ओपीडी हो, कभी भी मैं फ्री हो रही हूँ, जब भी मैं हॉस्पिटल से निकलती, लग्जरी कार कोई ना कोई आती और कहती कि देखो गुरुजी है। और मैं देखती, उस पीछे गाड़ी के पीछे लिखा होता जय गुरुजी। और मैं बोलती कि अमीर लोग भी पागल हो चले हैं, पता नहीं कौन गुरु है जो अपनी अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवा लिखवा के घूम रहे हैं। चलो, यहाँ पे भी मेरा गुरुजी से कनेक्शन नहीं बना। एक क्वेश्चन जरूर था, ये गुरुजी कौन है, आंसर नहीं मिला। गुरुजी ने मेरी जिंदगी में बदलाव करना शुरू करा। दिल्ली में मैं अच्छा खासा प्रैक्टिस कर रही थी। और बहुत अच्छी मेरी प्रैक्टिस चल रही थी, हॉस्पिटल में तो एक रेपुटेड मेरी लाइफ चल रही थी। गुरुजी ने आउट ऑफ सडन मुझे दिल्ली से निकाल के पंचकुला शिफ्ट करा दिया। कोई रीजन नहीं था, ऐसी कोई जरूरत भी नहीं थी। पर पता नहीं क्यों मैं दिल्ली छोड़ के अपने पेरेंट्स के साथ, हस्बैंड के साथ भी नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ पंचकुला शिफ्ट हो गई।
वहां पे हस्बैंड के पता नहीं मन में क्या आया, अपनी अच्छी खासी आईटी की जॉब करते हुए उन्होंने अपनी आईटी की जॉब छोड़ी और बोला कि चलो हम बिजनेस करते हैं। मैंने उनको समझाने की भी कोशिश की है कि मैं अपनी अभी अपनी प्रैक्टिस छोड़ के ही आई हूँ, तो इतना बड़ा हम झटका नहीं ले सकते लाइफ के अंदर, बच्चा भी साथ में है हमारे। तो मत छोड़ो आप। वो कन्विंस ही नहीं हो रहे मुझसे, मतलब पता नहीं क्या हुई उनके ऊपर जुनून आया कि अब जॉब छोड़नी है उन्होंने। मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ चुकी थी, दिल्ली छोड़ा तो प्रैक्टिस छूट गई थी। और बेटी के साथ पेरेंट्स के साथ मैं पंचकुला शिफ्ट हो गई, तो प्रैक्टिस शुरू भी नहीं कर पाई थी क्योंकि नई सिटी थी, सेटअप बन नहीं पा रहा था। बच्चे का ट्रांसफर को लेकर स्ट्रगल चल रहा था, स्कूल को लेकर बहुत सारी हर्डल्स आ रही थी। इन बिटवीन लॉकडाउन आ गया। हस्बैंड गुड़गांव, मैं पंचकुला विद पेरेंट्स, हम सब अलग अलग हो गए। हस्बैंड ने बिजनेस शुरू किया, जो भी सेविंग्स थी हमारी वो बिजनेस में लगा चुके थे। पर बीच में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आने के कारण ये रहा कि जो भी हमारी पेमेंट्स मार्केट से आनी थी वो ब्लॉक हो गई, पेमेंट कोई नहीं आई। हमें लगा लॉकडाउन शायद 3 महीने का होगा, निकाल लेंगे टाइम, पर ये टाइम बहुत लंबा होता चला गया और पेमेंट आनी बंद हो गई। थोड़ा सा मार्केट जैसे डाउन हुई तो लाइफ में चैलेंज भी बढ़ गए। अब अर्निंग सोर्स खत्म हो गया, हस्बैंड के पास भी मेरे पास भी। पेरेंट्स भी कितना मांगे अपना सर्वाइवल के लिए, तो बहुत मुश्किल आने लगी। लॉकडाउन खत्म हुआ 2021 में, तो अब पेमेंट्स हम अपने क्लाइंट से मांगते थे, कोई देने को तैयार नहीं है। कोई दे भी रहा है तो लैक्स में पेमेंट जो आ रही थी वो चिल्लड़ के रूप में, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 10,000 रुपये दे रहा है। मतलब वो लाखों की पेमेंट हमारी चिल्लड़ों में आती थी, वो खर्च हो जाती थी। सेविंग कहीं नहीं बच रही थी, बिजनेस डाउन हो रहा था और मुश्किल आने लगी। और वो जो पेमेंट्स आती भी थी बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद छोटा सा एक अमाउंट आता था, और उसमें लगता था कि इसमें खर्चे निकाले या जिससे हमने बोरो किया है अपने सर्वाइवल के लिए उसके वापस करे, क्या करे कैसे करे। एक टाइम ऐसा आया कि जो भी हमने कमाया था वो सब खर्च हो चुका है, पेमेंट्स आनी बंद हो गई, बच्चे की स्कूल की फीस जानी बंद हो गई। बहुत मुश्किल टाइम था ये। घर में शायद एक टाइम ऐसा था कि एक टाइम का अनाज भी नहीं होता था। मैं सोचती थी कि शायद हम हस्बैंड वाइफ भूखे रह लेंगे। हस्बैंड भी आ गए थे, गुड जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो गुड़गांव से हस्बैंड मेरे पास आ गए थे। और जब हस्बैंड वापस आए तो पेरेंट्स अपने घर चले गए थे, तो हस्बैंड मैं और बेटी हम 3 जने ही रह गए थे। तो खर्चे निकालने मुश्किल हो गए, घर का अनाज भी कम हो गया। तो मेरी दीदी से मेरी बात होती थी, दीदी गुरुजी को फॉलो करती थी, वो मुझे बोलती थी कि बेटा तू एक बार गुरुजी को मानना शुरू कर, तेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। मैं बोलती थी कौन है गुरुजी, मैं किसी गुरुजी को नहीं मानूंगी। दीदी आप कैसी बात कर रहे हो, आप जैनी हो के ऐसी बातें कर रहे हो, जैन धर्म में हम दूसरे धर्म को फॉलो करेंगे तो फिर अपना जैन धर्म तो खत्म हो जाएगा। मतलब मैं कहीं से भी दीदी की बात से कन्विंस होने को तैयार नहीं थी, वो बाकी और कहानियां सुना रही हूँ उनकी बात से कन्विंस नहीं होती थी। तो दीदी ने मुझे बोला कि एक काम कर, तू सुबह की चाय पीती है। उन दिनों में बैटी पीने की गंदी आदत थी, तो मैंने बोला हाँ मैं सुबह की चाय पीती हूँ। सुबह की चाय पीती है तो गुरुजी के लिए निकालना शुरू कर दे। मैं क्या पागल थोड़ा ना हूँ, 1 कप चाय मैं पीती हूँ, हस्बैंड पीते नहीं है, बेटी पीती नहीं है, मैं अकेली पीती हूँ। 1 कप चाय में 2 कप चाय बनानी पड़ेगी, वो मेरी वेस्ट हो जाएगी। दीदी ने बोला नहीं वेस्ट नहीं होगी, तुम 1 कप ही बनाओ, सिर्फ कहना है गुरुजी आपके लिए चाय, बाकी फिर तुम पी लेना। तो वो बात मुझे जच गई कि बनानी मुझे 1 कप ही है, कहना ही तो है, कौन सचमुच में गुरुजी को पिलानी है। मैं जानती भी नहीं गुरुजी है नहीं है, भौतिक रूप में है नहीं है, कैसे दिखते कैसे नहीं दिखते कुछ नहीं पता, सिर्फ एक नाम पता है गुरुजी। दीदी ने जैसे मुझे बोला चाय के लिए, वैसे ही मैंने चाय प्रसाद बनाया। और गुरुजी को बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, लो गुरुजी आपकी चाय, कहा। और जैसे मैंने ढका हुआ था चाय को, तो चाय का ढक्कन ना हिलने लगा, कांपने लगा। तो मैं उस चीज को देख के डर गई और फटाफट किचन से निकल के बेडरूम में आई, दीदी को फोन करा। मैं दीदी आपके गुरुजी तो मेरे को डरा रहे हैं, ऐसे ढक्कन हिल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। तो दीदी बड़ी जोर से हंसी, कहते गुरुजी तेरे साथ ही है,
तुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि गुरुजी तेरे को डरा रहे हैं? वो अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि वो है यहाँ पे, हमारे साथ है। तो मैं क्या, मैं तो नहीं मानती, अगर आपके गुरुजी से डराते हैं तो मैं, मेरे को चाय नहीं पीनी ना पिलानी है। तो ये बात ना मेरी बेटी साथ में सुन रही थी। बेटी ने कहा, मम्मी क्या हुआ? मैं कहा, बच्चे ऐसे ऐसे मौसी के कहने पे मैंने चाय निकाली और चाय का ढक्कन हिलने लगा। तो बेटी मेरी एक्साइटेड हुई, कहती मम्मा मेरे को भी देखना है, नेक्स्ट मॉर्निंग आप फिर चाय बनाना। कहाँ मैं दीदी को मना कर रही थी कि मैं आपके लिए, गुरुजी के लिए चाय नहीं बनाऊंगी। कहाँ बेटी की बात को मानते हुए मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग फिर चाय बनाई, और सेम एटीट्यूड के साथ, लो गुरुजी आपकी चाय। तो बेटी और मैं जब किचन में थे, जब गुरुजी को मैंने ऐसे बोला, तो नेक्स्ट लास्ट मॉर्निंग जो ढक्कन तेज तेज हिल रहा था, उससे डबल स्पीड से वो ढक्कन हिलने लगा चाय का। और बेटी और मैं वाकई में बहुत ज्यादा डर गए, हम दोनों किचन से भाग आए। भाग के हम वापस बेडरूम में आए, मेरी सिस्टर को फोन किया, दीदी आपके गुरुजी ने फिर से डराया है, और अब तो मैं पक्का चाय नहीं निकालूंगी, गुरुजी के लिए चाय बनाऊंगी नहीं। इधर हस्बैंड बेडरूम में सो रहे थे। और थोड़ा सा जैसे मैं नास्तिक होती थी, मेरे हस्बैंड मुझसे ज्यादा नास्तिक होते थे, वो किसी मूर्ति पूजा या किसी तरह के पूजन को नहीं मानते थे। मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड दोनों का कहना ये था कि माँ माँ बाप सबसे बड़े गुरु और भगवान हैं, उनकी पूजा करो, उनसे बड़ा कोई नहीं। तो ना ही ससुर जी किसी पूजा में जाते थे, ना ही हस्बैंड किसी पूजा में जाते थे, और ना ही मुझे करने देते थे कि कोई पूजा नहीं करनी है, सब ये पंडितों के ढकोसले है। और वाकई में कुछ नहीं है, नेचर है जो भी है, या माँ बाप है जिसने आपको पैदा करा है। तो पूजना है तो नेचर को पूजो, या फिर उन माँ बाप को पूजो। बात उनकी ठीक थी, मैं मानती भी थी। पर ये जो हो रहा था मेरे साथ, वो थोड़ा सा वियर्ड था। मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं क्या फील कर रही थी। तो जो मेरी कन्वर्सेशन दीदी साथ चल रही थी, हस्बैंड ने सुनी, हस्बैंड ने मुझसे पूछा क्या बात कर रही है। मैं थोड़ा डर गई, क्योंकि मुझे पता है मेरे को डांट पड़ेगी, जब वो मुझे अलाउ ही नहीं करते किसी चीज को करने के लिए, फिर भी मैंने उनसे ऊपर होके दीदी की बात मानी। तो मैंने इग्नोर करा, मैं कि नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं दीदी से ऐसी ही बात कर रही थी। तो हस्बैंड ने थोड़ा फोर्सफुल्ली मुझसे पूछा, नहीं बताओ, मुझे पता है तुम कुछ बात कर रहे थे, क्या बात है? मैंने बोला ऐसे ऐसे दीदी ने चाय बनाने के लिए बोला था गुरुजी के लिए, और मैंने चाय निकाली, ढक्कन हिल रहा है। तो जो हस्बैंड है वो बोले कि अगर ये बात है तो मेरे मेरे सामने चाय बना के दिखाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे साथ सामने चाय बना के दिखाना, मैं भी देखूंगा ढक्कन कैसे हिलता है। तुम मूर्ख हो, तुम्हें नहीं पता, ये भाप से ढक्कन हिलता है, इसी इसी से तो पहला इंजन का आविष्कार हुआ था, स्टीम से इंजन चलता था, ट्रेन चलती थी, ये वो। तो मैं मुकुल से यही बोलती थी, ठीक है मैंने मान लिया कि इन स्टीम से इंजन, प्रेशर कितना होगा, एक स्टील के गिलास में थोड़ी सी चाय कितनी स्टीम बना देगी जो ढक्कन को हिला दे। तो हस्बैंड मानने को तैयार नहीं, वो अपनी साइंस सुना रहे थे और मुझे सुनना पड़ रहा था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मैंने चाय बनाई। तो उस चाय को देखने के लिए मैं, बेटी और हस्बैंड, हम तीनों थे। तो मैं देखा, अब शायद ढक्कन हिलेगा, अब हिलेगा, अब हिलेगा। वो 5 मिनट हम खड़े रहे, वो ढक्कन नहीं हिला। ढक्कन तो नहीं हिला, शायद पतिदेव का दिमाग बहुत ज्यादा हिल चुका था। उन्होंने खूब सारी डांट लगाई कि कितनी बार कहा है, मेरी सिस्टर को मोटा भाई बोलते हैं प्यार से। तो कहते कितनी बार कहा है, मोटा भाई की हर बात नहीं सुना करते, वो पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुनाती है, तू हर उनकी बात मान लेती है। चलो जो भी है, डांट तो पड़ी, पर एक शंका दिमाग में रह गई, ढक्कन तो हिला था, कुछ तो है, कोई तो है जो ढक्कन हिला रहा था। मैंने देखा, मेरा वहम हो सकता है, पर बेटी ने भी तो देखा है, बेटी का तो वहम नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं गुरुजी को जानने की जिज्ञासा बढ़ गई। ठीक है, हालात उन दिनों बहुत बुरे चल रहे थे। पेरेंट्स मुझसे मिलने के लिए आए, उन्होंने मेरी हालत देखी, घर की हालत देखी। तो फॉर अ चेंज मुझे वो अपने साथ अपने गांव वाले जो घर है वहां पे ले गए। गांव वाला घर काफी बड़ा है, और उस घर में मम्मी पापा मैं बेटी, हम 4 जने, और कोई नहीं। और मुझे नहीं पता था कि मम्मी के घर पे गुरुजी का स्वरूप है। तो मम्मी के बेडरूम में मैं गई, अलमारी में जो ग्लास अलमेरा होती है उसमें मैंने देखा एक फोटो रखी हुई है। मैंने अलमेरा खोल के देखी तो वो गुरुजी का स्वरूप। और मुझे नहीं पता कि वो गुरुजी है, पर मुंह से निकला, आप गुरुजी हो। और फिर मैंने उसको बड़ा गुस्सा किया, चाहते क्या हो आप मुझसे?
मैं अच्छा खासा दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, आपके पास आने से मना कर दिया तो आप मेरी जिंदगी तबाह करोगे? क्या चाहते हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? नादान थी तो उनसे शिकायतें बहुत सारी कर रही थी मैं। तो शिकायतें करते करते मैं एक छोटा बच्चा बन गई और मैं खूब रोई, आंसुओं से रोई। जैसे छोटा बच्चा रोता है गला खोल के, बिल्कुल उसी तरह से मैंने रोना शुरू कर दिया। रोते रोते मैंने बोला, गुरुजी, अगर सच में आप हो ना, मुझे नहीं पता आप हो नहीं हो, अगर सच में हो ना, इन मुश्किलों को खत्म कर दो। अगर मुश्किलें नहीं खत्म कर सकते गुरु, तो मेरी जिंदगी खत्म कर दो, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा बच्चा दुखी है। मेरा बच्चा उन मुश्किल टाइम को देख रहा है जो कोई भी माँ बाप नहीं चाहता अपने बच्चे को दिखाना। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे की पढ़ाई में कोई हर्डल आए या उसके एक टाइम के खाने में कोई मुश्किल आए। माँ बाप भूखे रह सकते हैं पर मेरा बच्चा कहीं भूखा नहीं रह सकते, पर गुरुजी मेरा बच्चा भी अब भूखा रहता है तो मुझे बहुत दुख होता है। तो गुरुजी, अगर आप हो तो इन मुश्किलों को खत्म कर दो, नहीं तो इस जिंदगी को खत्म कर दो, इस जिंदगी को कोई फायदा नहीं है। कहा कहा, दो दो दिन हो गए, 2 दिन बाद मेरे फादर इन लोग कॉल आता है कि बेटा, कुछ समस्या थी उसका समाधान हो गया, तुम अगर मन थोड़ा ठीक हो गया है तो वापिस आ जाओ। ठीक है। हाँ, मैंने प्लान बनाया, 2 दिन बाद हम वापिस पंचकुला आ गए। इधर मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया था, तो गुरुजी से एक रिक्वेस्ट भी की थी कि मेरी प्रैक्टिस छूटी हुई है गुरुजी, मेरी प्रैक्टिस शुरू करा दो। मेरी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, शायद घर के हालात कुछ ठीक हो जाएंगे। तो इधर मेरी बेटी के एग्जाम का टाइम आया, मैं बेटी को लेके स्कूल गई हुई थी, तो 3 घंटे मैं वहीं पे बैठ जाती थी स्कूल के पार्क के बाहर। मैं घर से स्कूल करीब 12 किलोमीटर पड़ता था, डेली अप डाउन करने में मुश्किल होती थी बेटी को लाना छोड़ने में। तो मैं वहीं बैठ जाती थी। तो एक बूढ़े से अंकल वहां पार्क में मिले। जनरली उन्होंने मुझसे पूछा, क्या करते हो, कैसे हो, ये हो, कहाँ से आए हो। हमारी बातचीत हुई, बातचीत तो मैंने सिर्फ उनको बोला, अंकल मैं ना क्लिनिक रही हूँ, अगर आपकी नॉलेज में कोई स्पेस हो तो मुझे बताना। और हमने मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए। कह के मैं भूल गई, पर गुरुजी ने उस शख्स को भूलने नहीं दिया। उन्होंने पंचकुला में मेरे लिए बड़ी मेहनत करी और स्पेस ढूंढ के दिया। मतलब मुझे तो घर बैठे ही स्पेस मिला, मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि एक मंदिर में उन्होंने स्पेस दिलवाया, मंदिर में चैरिटेबल प्रैक्टिस करने का सजेशन मिला था कि चैरिटेबल प्रैक्टिस करते हैं, इससे प्रैक्टिस वापस अच्छी हो जाएगी, जब अच्छी हो जाएगी तो वापस अपना क्लिनिक ओपन कर लेंगे। तो उससे पहले मैंने कैंप लगाया। कैंप इतना सक्सेसफुल था कि जो भी ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहा, पहले दिन में ठीक हो जा रहा। मैं खुद सरप्राइज, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट तो मैंने अपनी खुद की मतलब 15-16 साल की प्रैक्टिस में मैंने नहीं देखा था। गुरुजी ने वो एक्सपीरियंस भी कराया, जो भी आ रहा है ट्रीटमेंट करा रहा वो ठीक होता जा रहा है, मेरी प्रैक्टिस वापस शुरू हो गई। बहुत अच्छा रहा। और हालात भी थोड़े सुधरने शुरू हो गए। इधर मेरे पास बड़ा मन होता था मेरा उन दिनों सत्संग में जाने का, देख के आने का गुरु जी का सत्संग कैसा होता है। कभी गई नहीं हूँ, तो मैंने गुरु जी से कहा, मैंने गुरु जी, सत्संग में मैं आना चाहती हूँ पर हस्बैंड के साथ। जब भी आप कहोगे मैं हस्बैंड के सत्संग में आऊंगी, बिना उनके नहीं आऊंगी। गुरु जी ने मेरी वो बात भी सुनी। और एक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आया करते थे। हस्बैंड उन दिनों मेरे साथ प्रैक्टिस करा रहे थे, साथ में मतलब हेल्प करते थे क्लिनिक में, क्योंकि ऑफिस में इतना काम नहीं होता, पेमेंट्स बल्क जो थे वो पूरा ब्लॉक होया पड़ा था। पेमेंट भी नहीं थी, प्रैक्टिस भी नहीं, मतलब प्रैक्टिस हो रही थी तो हस्बैंड उसमें हेल्प करने के लिए आते थे। तो गुरुजी की संगत हमारे पास क्लिनिक में आती थी ट्रीटमेंट कराने के लिए, और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करती थी। एक संगत ने बोला मुकुल को कि अंकल आप ना जाके देखो एक बार गुरुजी के दरबार में, आपको खुद समझ में आ जाए गुरुजी का दरबार कैसा होता है। ये तो मेरी मुराद पूरी हो गई। जैसे मैंने गुरुजी से कहा था कि मैं मुकुल के साथ आना चाहती हूँ, मुकुल ने बोला चलो ठीक है जाके देखते हैं। घर के पास में ही सत्संग था, हम वहां पे गए। और दरबार लगा हुआ है, बहुत सुंदर दरबार। एक गद्दी रखी हुई है, हमें लगा शायद वहां पे गुरुजी आएंगे, अभी तक हमें नहीं पता था गुरुजी भौतिक रूप में है नहीं है। हमें उम्मीद थी शायद कोई गुरुजी है, गद्दी बिछी हुई है तो। जैसे हम गए, आगे हमें पता नहीं था करना क्या है, कैसे करना है।
संगत लाइन में लगे हुए थे, संगत जैसे जैसे करती जा रही थी, हम भी वैसे वैसे करते गए। संगत ने आगे माथा टेका, हमने भी माथा टेक लिया खाली दरबार के सामने। और जैसे सेवादारों ने हमें बैठने के लिए बोला, हम जाके बैठ गए। इतने में और सेवादार आए, जल प्रसाद लेके आए, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लेके आए। हस्बैंड चाय नहीं पीते थे, तो सेवादार ने हमें आगे पीछे बिठाया, मुझे आगे, हस्बैंड को पीछे। तो हस्बैंड पीछे से उंगली लगे पोक करे थे, वो क्या लेके आए, क्या लेके आए। मैं कहा मुझे नहीं पता। हस्बैंड कहते अगर चाय हुई तो मैं नहीं पीऊंगा, कॉफी हुई तो मैं पी लूंगा। तो जैसे सेवादार आए, चाय प्रसाद दिया, मैंने हस्बैंड को धीरे से बोला चाय है, तो हस्बैंड ने कहा मैं नहीं पीऊंगा। और मजे की बात देखिए, गुरुजी ने किसी भी सेवादार को मुकुल के पास नहीं भेजा चाय प्रसाद लेके। स्नैक्स प्रसाद हस्बैंड ने खाया, पर चाय प्रसाद लेके कोई नहीं आया। यहाँ पे गुरुजी ने मुकुल की मन की दुविधा को समझी और चाय प्रसाद मुकुल को नहीं दी। इधर हम सत्संग में गए, आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम क्लिनिक पे गए। फिर पेशेंट ने पूछा आप सत्संग में अच्छा लगा, और बात करी गुरुजी से। तो हस्बैंड कहते गुरुजी से बात, वहां तो कोई गुरुजी नहीं आए, तो किससे बात करता हूं मैं। कहते नहीं नहीं गुरुजी वहीं थे। कहते नहीं थे, हमने देखा गुरुजी वहां पे नहीं थे। और बात करने की बात करें, सेवादार तो हमें मतलब फुसफुसाने भी नहीं दे रहे थे, बात तो बहुत दूर की बात हो गई। और बात किससे करनी वो भी समझ में नहीं आया। जो पेशेंट थे, जो गुरुजी की प्यारी संगत थी, उन्होंने बहुत बड़े हंसे। हंसते हुए बड़ी मासूमियत से हमारी दुविधा को संभाला और बोला कि गुरुजी भौतिक रूप में नहीं है। गुरुजी ने बोला था कि मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। तो गुरुजी की गद्दी जो है वो खाली नहीं होती, गुरुजी उस गद्दी पे होते हैं। भौतिक रूप से नहीं, पर अपनी एनर्जी से गुरुजी वहां पे होते हैं, सभी संगत को देख रहे होते हैं। और जो स्वरूप लगे हुए हैं उनसे बातें करो। तो हस्बैंड को स्वरूप का मतलब समझ में नहीं आया। कहते वो स्वरूप क्या होता है, स्वरूप का मतलब क्या है। तो सेवा जो पेशेंट थे उन्होंने बोला कि गुरुजी की फोटो को ही स्वरूप कहते हैं। हस्बैंड को समझ में आया। फिर नेक्स्ट सत्संग का उन्होंने बताया, हम गए। और जो पेशेंट थे उन्होंने बोला कि आप गुरुजी से बातें करना, बातें करोगे तो जो भी आपकी दुविधा है वो ठीक हो जाएगी। तो हस्बैंड ने कहा ओके ठीक है, हम ट्राई करते हैं। इधर गुरुजी से चली रही थी बातचीत मुकुल की, थोड़ा सा गुरुजी को जानने की, कौन है, क्या है, कैसे, किस एनर्जी को वो करते हैं, कैसे नहीं करते। इधर मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। हम नेक्स्ट सत्संग में गए। नेक्स्ट सत्संग में गए, गुरुजी के स्वरूप की तरफ मुकुल की नजरें पड़ी, और उन्हें याद आया कि पेशेंट ने बोला था गुरुजी के स्वरूप से बातें करनी। जीवन में समस्या चली रही थी, ठीक है, गुरुजी ने मेरी प्रैक्टिस शुरू करा दी थी, तो वो थोड़ी सी हेल्प मिल गई थी। एटलीस्ट राशन की तो हेल्प मिल ही गई थी, बहुत ज्यादा तो नहीं। पर बच्चा भी भूखा नहीं था और हम भी भूखे नहीं थे। सब कुछ चल ही रहा था। मुकुल ने गुरुजी से बात करी, जो भी बात करी मुझे कुछ नहीं बताया, और हम अपने घर आ गए सत्संग से। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि बेटे अपने पति को बोल देना, मतलब पंजाबी में गुरुजी का मैसेज था, मुझे इतनी अच्छी पंजाबी नहीं आती तो मैं हिंदी में बता रही हूँ। गुरुजी का वो मैसेज था, अपने बेटे को, सॉरी, अपने हस्बैंड को बोल देना कि उसकी अरदास सुन ली है, उसका काम 2 महीने में हो जाएगा। मैंने मुकुल से पूछा, मुकुल आपने गुरुजी से कोई बात की थी। मुकुल कहते नहीं, मैं तो कोई बात नहीं करी गुरुजी से। कहते नहीं, देखो गुरुजी कुछ कहा हो आपने। तो मुकुल ने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, उन्हें याद नहीं था उन्होंने गुरुजी से कुछ बात करी या नहीं करी। फिर आउट ऑफ सडन उनको याद आया कि हाँ हाँ मैंने बात करी थी, क्या हुआ क्या हुआ। मैं कहा, क्या बात करी थी। कहते हैं मेरी गुरुजी की बात। तू बता, तू मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही है। मैंने बोला गुरुजी का मैसेज आया मेरे फोन पे। तो हस्बैंड ने बोला कि मैसेज मेरे लिए है तो मेरे फोन पे आना चाहिए था। मैंने कहा जो भी है, गुरुजी का मैसेज मेरे फोन पे आया है, आप पढ़ो। हस्बैंड ने पढ़ा कि तो उसकी अरदास सुन ली है, वो अरदास पूरी कर ली गई है, और 2 महीने में उसका काम हो जाएगा। ठीक है। तो आउट ऑफ सडन डैडी का कॉल आता है मुकुल के फोन पे। डैडी यूजुअली शाम को कॉल करते थे हाल चाल पूछने के लिए, दिनचर्या पूछने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, जो भी है, जो भी पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं वो सब, मतलब
डिस्टेंस था तो फोन पे ही बात होती थी। तो उस दिन मॉर्निंग में फोन आया डैडी का 9 बजे के आसपास। अब मुकुल सरप्राइज, डैडी इस टाइम तो कॉल नहीं करते, पता नहीं क्या हुआ, सब ठीक है नहीं है। मुकुल ने फोन उठाया और डैडी ने छूटते ही पूछा, हाँ भाई, देख जो काम अटका हुआ था वो हो गया है ऑलमोस्ट पूरा। तो मुकुल ने पूछा, अच्छा, कहते हाँ हो गया है, पर वो ना 2 महीने का टाइम मांग रहे हैं। तो मुकुल के पैरों से जमीन खिसक गई कि अभी तो मेरे पास मैसेज आया कि हो दी अरदास, मैंने सुन ली, अब तक काम 2 महीने में हो जाएगा। यही बात डैडी कह रहे 2 महीने में काम हो जाएगा, यही मैसेज गुरुजी का है। तो वहां पे एक कनेक्शन गुरुजी से मुकुल का भी बनना शुरू हो गया कि नहीं, वाकई में गुरुजी है जो सुन रहे हैं। और वो काम भी सच में 2 महीने में, जुलाई के टाइम में वो काम हो गया। एक हमारी पेमेंट अटकी हुई थी, वो पेमेंट हमारी जुलाई के टाइम में आ गई, जिससे हमें बहुत बड़ी हेल्प मिली और हमारा सर्वाइवल ठीक होना शुरू हो गया। इधर मुकुल ने वापस अपनी फैक्ट्री जाना शुरू करा, गारमेंट्स की फैक्ट्री ओपन की थी और उसी की पेमेंट अटकी हुई थी मार्केट में। तो मुकुल ने अपनी फैक्ट्री वापस जाना शुरू कर दिया। मुकुल दिल्ली चले गए फैक्ट्री, बेटी और मैं यहाँ पे होते थे पंचकुला में। तो हस्बैंड वहां पे होते थे, बेटी में होते थे। तो मुझे गुरुजी को जानने की बड़ी इच्छा होती थी, तो मैं यूट्यूब पे गुरुजी के शब्द सुनती थी, सत्संग सुनती थी। उन दिनों एक सत्संग ना बड़ा रिपीटली मेरे सामने आता था कि घर के जाले साफ कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो एक आंटी मैं सत्संग में सुना रही थी कि वो ना बड़ा डिप्रेशन में रहती थी, और जब भी देखो उनको घर में ना कीड़े मकोड़े मकड़ियां बड़ी मिलती थी। तो गुरुजी ने उनको बोला था तेरा कल्याण कर दिया, और उनके घर से बहुत सारी मकड़ियां निकली। और मकड़ियों के बाद जब वो चली गई, खत्म हो गई, तब उनके घर में बड़ी शांति आई, उनकी जो समस्या थी वो खत्म हो गई। सेम ऐसी ही सिचुएशन मेरे साथ आई। मैं डेली घर की सफाई कर रही हूँ, सब कुछ हो रहा है, जाले तो होना बहुत दूर की बात, किचन डेली साफ होती है, खाना बनता, किचन डेली साफ होती है, मेरी किचन में कीड़े चलते हुए दिखते थे मुझे। मैं कहती थी गुरुजी कीड़े कहाँ से आ रहे, जबकि मैं रोज सफाई कर रही हूँ और डीप क्लीन कर रही हूँ। ऐसा भी नहीं कि ऊपर ऊपर से कर दिया, किचन की डीप क्लीनिंग हो रही है डेली। ये कीड़े कहाँ से आ रहे, कीड़े आते, मकड़ियां आती, और गुरुजी ने उन कीड़े मकड़ियों के साथ मेरी जिंदगी की समस्या भी खत्म करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे कीड़े मकड़ियां घर में से खत्म हुई और समस्या भी खत्म हो गई। अभी तक जो हस्बैंड किसी को मानने को तैयार नहीं थे, आज वो गुरुजी के सेवादार है। डूगरी मंदिर में सेवा करते हैं, बड़े मंदिर की जब भी सेवा का मौका मिलता है तो वो बड़े मंदिर की सेवा करने के लिए भी जाते हैं। चंडीगढ़ ट्राई सिटी के अंदर सत्संग होते हैं, वहां पे भी हर महीने सत्संग में वो सेवा करते हैं। जैसे आज भी सत्संग हो रहा है तो हस्बैंड गुरु जी के चरणों में गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, और मैं गुरु जी के चरणों में बैठ के आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ये भी गुरु जी ने सेवा ली है आज मुझसे। तो शुक्राना गुरु जी, जो आप इन समस्याओं को खत्म करते चले गए और जीवन को स्मूथ बनाते चले गए। ये अभी तो सिर्फ गुरुजी से कनेक्शन बन रहा था, हम जान रहे थे गुरुजी को, और उन जानते जानते गुरुजी कितनी हमारी समस्या को खत्म करते चले गए, हमें पता ही नहीं चला। बिजनेस भी ठीक चलने लगा, पेमेंट्स भी आने शुरू हो गई, समस्याएं खत्म होनी शुरू हो गई, जो शुरुआत में परेशानियां थी वो भी खत्म होती चली गई। अब प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी। मेरी मदर लो, मेरी एक बेटी है, गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी मदर लो ने कभी मुझे नहीं बोला सेकंड बेबी प्लान करने के लिए। अभी 2 साल पहले मेरी मदर लो ने मतलब बहुत हल्के से प्यार से धीरे से कहा कि अरे सॉरी, ये बाद में बताती हूँ। अभी यहाँ पे गुरुजी ने समस्या खत्म करी थी। हम किराए के घर में किराएदार बन के रह रहे थे, जिनके घर में हम रह रहे थे, वो उन्होंने बोला कि अब हम मकान सेल कर रहे हैं, आपको घर खाली करना पड़ेगा। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी घर खाली खाली करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा कुछ करो कि मुझे घर न खाली करना पड़े। और गुरुजी ने वो बात भी सुनी, और मेरे पास मैसेज आना शुरू आ गया कि जा मैं तेनू घर ब्लेस कर देता, मैंने तेनू घर ब्लेस कर देता। गुरुजी घर में इतने पैसे तो नहीं है, हाँ आपने जिंदगी आसान बना दी, पर इतना पैसा नहीं है कि पंचकुला के अंदर हम मकान खरीद सके। गुरुजी ने वो भी करके दिखा दिया। जुलाई में तो एक समस्या खत्म करी थी, और नेक्स्ट ईयर जनवरी में
गुरुजी ने तो मुझे घर ही ब्लेस कर दिया सच में। पंचकुला के अंदर जिस घर में हम किराएदार बन के रह रहे थे, गुरुजी ने उसी घर का मकान मालिक बना दिया। जो कर्जे हमारे ऊपर थे वो खत्म करा दी। तो गुरुजी की इतनी मेहर, गुरुजी आपका बहुत शुक्राना कि शायद मैं दिल्ली में होती तो मैं घमंडी हो जाती, और उस घमंड को चूर करने के लिए गुरुजी आपने मुझे पंचकुला शिफ्ट करा। आपका बहुत शुक्राना। मैं सोचती थी कि मुझसे बहुत गलती हुई है कि मैं अच्छी खासी प्रैक्टिस छोड़ के दिल्ली से मैं पंचकुला आई हूँ, पर गुरुजी आपने मुझे संभाला। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना। यहाँ पे हस्बैंड को अपना सेवादार बनाया, मुझे भी अपना सेवादार बनाया। गुरुजी आप बहुत महान हो कि हम नादान बालक को आप इतनी ऊंची उपाधि दे रहे हो। मतलब एक पहचान नहीं थी हमारी पंचकुला के अंदर, कोई नहीं जानता था कौन है पूर्णिमा, कौन मुकुल, कोई कोई नहीं जानता था। और इतना बड़ा परिवार गुरुजी ने अपने दिया है। कहीं से भी निकलते हैं, कोई ना कोई सेवादार गुरुजी का मिल जाता है और मुंह से निकलता है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये रहमतें मतलब हर किसी को देना, आप अपने चरणों में हर किसी को रखना। इतना प्यार आपने मुझे दिया है, मतलब गुरुजी मेरे पास शब्द नहीं है बखान करने के लिए। जिंदगी जरूर मुश्किल में रही, दुख हुआ, परेशान हुए, पर गुरुजी हमारे दुख को समझने वाले आप हो। आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। यहाँ अभी मेरे 2 साल पहले मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बड़े प्यार से कहा कि बेटा अब आपको सोच लेना चाहिए दूसरे बच्चे के लिए। अब मुझे पता था कि मेरी पहली बेटी हुई है तो कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो मैं सेकंड कंसीव नहीं कर सकती। तो थोड़ा सा मैं चिढ़ गई थी। मैंने कहा नहीं, मैं सेकंड बच्चा नहीं कर सकती। अब मैं थोड़ा सा बूढ़ी भी हो चुकी हूँ। अब मेरे बस की नहीं है बच्चा पैदा करना। मतलब उस टाइम मेरी बेटी 14 साल की थी, अब मेरी बेटी 16 साल की है। उन्हीं दिनों मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो गए, मुझे हैवी फ्लो ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। और डॉक्टर हूँ तो समझ में आ रहा था कि आउट ऑफ सडन हैवी फ्लो होना ठीक नहीं है। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि चलो एक बार ना गायनिकोलॉजिस्ट के पास चलते हैं, मुझे कुछ इश्यूज लग रहे हैं अपने साथ, और बॉडी बहुत गिरी गिरी लग रही है, सिम्टम्स ठीक नहीं है, एक बार टेस्ट करा लेते हैं। तो नॉर्मल रूटीन टेस्ट विद अल्ट्रासाउंड मैंने अपना कराया। अल्ट्रासाउंड चल रहा था, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड था। जो डॉक्टर थी उनको कुछ फिशी लगा और उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि पूर्णिमा गो फॉर टीवीएस, आप टीवीएस कराओ। मैं कहा ठीक है, मैं टीवीएस करा लेती हूँ। टीवीएस मैंने कराया और टीवीएस करा के मुझे पता चला कि मेरे यूट्रस में तो पॉलिप है, और पॉलिप का साइज काफी बड़ा है। तो मुझे पता था कि मैं कंसीव नहीं कर सकती, और अब तो स्टैंप लग चुकी है पॉलिप के साथ कोई भी कंसीव ही नहीं कर सकता। ये तो ना के बराबर है। कोई मेडिकल ही होगा जो कंसीव हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो मैंने एक जो मदर इन लॉ को बोला था, उसका दुख था कि मेरा बिहेवियर वो गलत था। मैं उनसे दिल से माफी मांगती थी कि मम्मी मुझसे वो गलती हुई थी, मैं चिढ़ के बोला। पर अब तो मैं आपको पोता पोती जो भी है मैं नहीं दे सकती। चलिए ठीक है, यहाँ बात खत्म हुई। और रूटीन चेकअप हुआ तो पता चला कि अभी मेरी बॉडी में कैंसर सेल्स भी डेवलप होने शुरू हो गए। अर्ली स्टेज है पर कैंसर सेल्स डेवलप हो चुके हैं। तो बड़ी हैरान परेशान, अभी तो पॉलिप का पता चला था, अब कैंसर सेल्स का भी पता चल रहा है। तो दिल्ली के जितने भी मेरे कलीग्स थे, डॉक्टर्स थे, फ्रेंड्स थे, उन सबको मैंने कॉल कर अपनी रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर करी। अपनी गायनी को भी मैंने अपनी रिपोर्ट शेयर करी, जिन्होंने मेरी बेटी को बर्थ देने में हेल्प की थी। तो सबने कहा था कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। पर मेरे एक होम्योपैथी फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करते हैं पूर्णिमा, हम 3 महीने के लिए ना होम्योपैथी मेडिसिन शुरू करते हैं, देखते हैं अगर कुछ चेंज आता है आपकी बॉडी के अंदर तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ भी चेंज नहीं आता तो फिर सर्जरी ही करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है। तो अब सदमा तो लगा था कि अभी जिंदगी थोड़ी सुधरी थी, थोड़ी संभली ही थी, ये आउट ऑफ सडन कैंसर कहाँ से आ गया। चलिए ठीक है, गुरुजी से भी बातें करती थी। गुरुजी ये अब क्या लीला शुरू हो गई आपकी, अभी तो अपने गड्ढे से निकाला ही था, अभी कौन से कुआं के सामने खड़ा कर दिया। गुरुजी का दरबार की तरफ मैं देखती रहती और गुरुजी से बातें करती रहती, मेडिसिन लेनी शुरू कर दी। अब इधर ना थोड़े से हम शायद महिलाओं में एक समस्या है, हम थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, या फिर हमें एक मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है।
हस्बैंड चाहे कुछ ना करे, सिर्फ एक बार आके मुझसे, मतलब सभी वाइफ से एक बार पूछ ले कि तू ठीक है, ध्यान रखा कर अपना, टाइम से खाना खा लेकर या टाइम से दवाई ले लेकर। ये शब्द शायद सुनने के लिए बहुत अच्छे होते होंगे। मैं उन शब्दों को सुनने के लिए तरस गई थी। मेरे हस्बैंड मुझे कहे कि पूर्णिमा तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है, मैं मेडिसिन ले रही थी। जब 3 महीने कोर्स था, 1 महीना भी शायद मुश्किल ही हुआ था, और मेरा सब्र का बांध टूट गया। मैंने हस्बैंड से पूछा कि आपको पता है मेरी कितने टाइम की मेडिसिन है? हस्बैंड ने कहा मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? मैं बीवी हूँ आपकी, आपको पता होना चाहिए। मैं, मतलब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रखा था, इतनी ज्यादा चिड़चिड़ाहट थी, इतना ज्यादा दुख था मेरे अंदर। और उस दुख में मैंने उनसे शायद ये भी बोल दिया था कि आप चाहते हो कि मैं अलाइव ना रहूं। तो उस टाइम हस्बैंड और मेरी इतनी तू तू मैं हो गई कि मैंने वो जो मेडिसिन थी वो तोड़ दी, बॉटल सी तोड़ दी, कि मैं मेडिसिन नहीं लूंगी। ठीक है। इधर मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोलना शुरू करा कि एक काम कर बेटा, तू जल प्रसाद लेना शुरू कर गुरु जी का, और उसमें ना रुद्राक्ष डाल देना। रुद्राक्ष का जल प्रसाद लेना शुरू कर, तो गुरु जी ब्लेस करेंगे तुझे, पक्का ब्लेस करेंगे। मेडिसिन तो तोड़ दी थी, पर जब गुरु जी को लेके बात आई तो वो मैं मना नहीं कर पाई। तो मैंने वहां पे गुरु जी का जल प्रसाद विद जो रुद्राक्ष वाला जल प्रसाद था वो लेना शुरू कर दिया। इधर मार्च का महीना आया, और मार्च के महीने में हस्बैंड सेवा के लिए डोगरी गए। दिल्ली से एक संगत आती थी सेवा के लिए, राज अंकल उनका नाम होता था। तो नॉर्मल वो मुकुल से हमेशा सेवा में बातें करते थे, पर उस दिन मुकुल के लिए थोड़ा सा अजीब हुआ। वो ये अजीब हुआ कि राज अंकल आए, और जैसे गुरुजी टिपिकल ठेठ पंजाबी में बात करते थे ना, थोड़ी सी स्पीड के साथ, राज अंकल ने उसी लैंग्वेज में मुकुल से बात करी। मुकुल को वो गोलू मोलू कहते थे, तो कहते ओ गोलू मोलू इथे आ। तो कहते हाँ जी अंकल जी। कितने न्याणे हैं तेरे? तो मुकुल ने कहा कि अंकल एक ही है, मैं तो घर का ही रिवाज है, एक बच्चा एक ही अच्छा। मतलब मुकुल सिंगल चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के, तो उन्होंने उसी कंसर्न में अंकल को बोला कि बच्चा एक ही अच्छा। मैं भी अकेला, मेरी मेरी कुड़ी भी अकेली है। कुड़ी क्यों अकेली? मुंडा क्यों नहीं किता? कहता है अंकल कहाँ से मुंडा हो जाएगा, अब तो हम बूढ़े हो चले। अंकल को नहीं बताना चाहते थे मुकुल कि मैं कैंसर के पेशेंट हूँ। तो अंकल ने कहा, अह ऊपर से हुकुम है, तो तैयारी कर ले, तेरा मुंडा होने वाला है। तो मुकुल कहते क्या मजाक कर रहे हो अंकल? तो अंगूराज अंकल कहते ये गुरु जी का आदेश है, तू एक काम कर, ये इलायची प्रसाद है। 2 इलायची अंकल ने मुकुल को दी, एक मेरे लिए एक मुकुल के लिए। बोला कि जा घर जाके एक आंटी ने खिला दिया, एक आपे खा ली, और 108 बार गुरु जी का मंत्र जप मुझे व्हाट्सअप कर देना रात के 12 बजे से पहले। तो मुकुल सेवा करके पंचकुला वापस आए डोगरी से, और आके मम्मी को और मुझे दोनों को एक बात बताई। मम्मी खुश हो गई, और कहीं ना कहीं मैं दुखी हो गई। मम्मी खुश हो गई कि गुरुजी का आदेश आ गया है, जो उनकी मन में एक बात थी वो पूरी हो जाएगी। और मैं दुखी हो गई इसीलिए कि कैंसर के साथ हूं, मैं कैसे कंसीव कर सकती हूँ? हो ही नहीं सकता। मैं, गुरुजी क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मेरी भावनाओं के साथ? ये हो ही नहीं सकता। मार्च का महीना था, अप्रैल में गुरुजी ने आउट ऑफ सडन मेरा क्लिनिक बंद करा दिया। क्यों मैंने क्लिनिक बंद करा मुझे नहीं पता, मैंने पर 1 अप्रैल को मुकुल को बोला मैं क्लिनिक वाइंड अप कर रही हूँ, अब मुझे क्लिनिक नहीं करना। ठीक है। नहीं समझ में आया गुरुजी ने वो क्यों क्लिनिक क्लोज कराया। घर पे आए, 3 3 अप्रैल को हमने सत्संग करा। 3 अप्रैल को रेनू आंटी घर पे आए, और रेनू आंटी ने सत्संग शेयर करते हुए ये बताया कि उनको ड्रीम दर्शन आए। गुरुजी ने बोला कि मैं मुंडा बांट रहा हूँ, और अपनी अपनी झोलियां भर लो। तो रेनू आंटी ने को लगा कि उनकी द्योती के लिए गुरुजी लड़का ब्लेस करे, कि उनके पास 2 बेटियां हैं द्योती के पास। तो रेनू आंटी ने बोला कि मेरी राधा के लिए बेटा है। तो गुरुजी ने सपने में कहा नहीं, ये मुंडा पूर्णिमा आंटी के लिए है। तो मैं किचन में सेवा कर रही थी, थोड़ा सा सत्संग मैंने सुना, थोड़ा सा नहीं सुना, और वही हंसते हुए क्यों गुरुजी मजाक कर रहे हो ऐसे करके मैंने इस बात को टाल दिया। अप्रैल की बात है, मई में मेरे पीरियड्स ही नहीं आए। पीरियड्स नहीं आए तो मुझे इंट्यूशन हो रहा कहीं मैंने कंसीव तो नहीं कर लिया। फिर मन से आवाज आती है तो
हो ही नहीं सकता। क्यों मैं एक होप लगा के बैठी हूँ मैं कंसीव कर सकती हूँ? हो ही नहीं सकता मैं कंसीव कर सकती हूँ। पीरियड्स स्किप हुए 5 दिन ही ऊपर हुए थे और मैंने मुकुल को कहना शुरू कर दिया, मुकुल शायद मैंने कंसीव कर लिया है। तो मुकुल भी कहते हैं क्यों उम्मीद लगा रही है, तुम हो ही नहीं सकता, अभी 5 दिन ऊपर हुए, आप थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं। मैंने कहा, नहीं मुकुल, मुझे इंटरनली फील हो रहा है कि मेरे अंदर कोई तो आ गया है, मगर ये तो कैंसर बढ़ गया है, मेरे पेट में बच्चा आ गया है। तो मुकुल मेरा दिल रखने के लिए मेरे कहने पर यूपीटी किट ले आए। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने यूपीटी किया और वो रिपोर्ट पॉजिटिव थी। और मैं बाथरूम में बैठ के पहले रोई, बाथरूम से बाहर आई सीधा गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के पैर पकड़ के गुरुजी के खूब रोई। हस्बैंड सो रहे थे, बेटी सो रही थी। मैं हस्बैंड के पास गई और रोते रोते उनको उठा रही हूँ। वो नींद में उठे, उनको मेरे को रोते हुए देखा, वो डर गए, कहते क्या हुआ, मैं सिर्फ रोए जा रही हूँ। फिर उनको याद आया कि हाँ मैं यूपीटी किट लेके आया था, शायद वो रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इसलिए रो रही है, बेवकूफ है ये तो, जो उम्मीद लगा के बैठ गई। तो मुकुल मुझे कंसोल कर रहे हैं, तू क्यों उम्मीद लगा के बैठी थी, पता है हो नहीं सकता कंसीव, तू क्यों उम्मीद लगा के बैठी थी, बेवकूफ है तू, चल छोड़ कोई बात नहीं हो जाएगा, बीमारी ठीक करते हैं पहले। मैंने कहा नहीं। मैं सिर्फ रोई जा रही, मुझे मतलब मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, मुकुल आप गलत कह रहे हो, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, किट पॉजिटिव है। हिम्मत नहीं हो रही है, सिर्फ मैं रो रही हूँ। और रोते रोते मैंने वो उस किट को मुकुल के सामने करा और मुकुल भी देख के हैरान, और फिर तो मैं अकेली रो रही थी। फिर हम हस्बैंड वाइफ दोनों रोए, एक दूसरे के गले रखे। फिर हम गुरुजी के दरबार में गए और गुरुजी के दरबार में बैठ के हम बहुत देर तक रोते रहे। और मुंह से आवाज नहीं निकल रही कि शुक्राना गुरुजी, आत्मा कह रही है शुक्राना गुरुजी, पर शब्द, मेरी जुबा उन शब्दों को बाहर नहीं निकाल पा रही, नहीं कह पा रही शुक्राना गुरुजी। क्या ही मिरेकल आपने मेरी जिंदगी में कर दिया, मतलब मैं फिर से कंसीव कर सकती, हो ही नहीं सकता। खुद को संभाला, मतलब हम ऑलमोस्ट आधा पौना 1 घंटा हम रोए होंगे गुरुजी के सामने, हस्बैंड वाइफ हम दोनों, फिर हमने खुद को संभाला। चलो एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं, कंसीव हुआ है, यूपीटी कई बार गलत भी दे सकती है रिपोर्ट, हम चलते हैं डॉक्टर के पास, चलते हैं बात करते हैं। पंचकुला में डॉक्टर जो है उनके पास हम गए, उनको बताया ऐसे ऐसे सिचुएशन है और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। और मैं जिससे आप अल्ट्रासाउंड कराओगे उनको पॉलिप के बारे में मत बताना, देखते हैं वो क्या डायग्नोज करते हैं। तो डॉक्टर के कहने पे मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई, अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड करा के उन्हें डॉक्टर ने मेरे को बताया कि 5 वीक्स की आपकी प्रेगनेंसी है। मैंने कहा बच्चा ठीक है, ठीक लोकेशन पे है, कहते हाँ जी बच्चा बिल्कुल ठीक लोकेशन पे है। मैंने कहा अच्छा, सब कुछ हो गया। मैंने कहा पॉलिप, डॉक्टर ने तो कुछ बताया ही नहीं कुछ भी, कहते पॉलिप, कहते कौन सा पॉलिप। मैं कहा यूट्रस पॉलिप था, मेरे को यूरिटिन पॉलिप था, वो देखो। कहते कोई पॉलिप नहीं है। उन्होंने दोबारा फिर से अल्ट्रासाउंड करा, टीवीएस के थ्रू भी उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करा, पर बॉडी के अंदर बच्चे के अलावा पॉलिप नहीं था। फिर मेरे कैंसर के टेस्ट हुए, कैंसर की रिपोर्ट मेरी नॉर्मल थी। जहां मेरी पहले CLA-125 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, यही CLA-125 कैंसर की जो टेस्ट होते हैं, यही मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो गुरुजी ने जो कैंसर मेरे अंदर बन रहा था, वो जो गांठ मेरे अंदर थी, उस गांठ को बच्चे का रूप दिया। इधर हम एक सत्संग में गए, मुकुल और मैं, वहां पे डॉक्टर जोशी अंकल ने सत्संग सुनाया, जो गुरुजी के सामने बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने एक छोटे से बच्चे को रसोली कहा कि "ओ रसोली इधर आ"। तो जोशी अंकल बड़े हैरान परेशान, उन्होंने पूछा कि गुरुजी आपने ऐसे दूसरे अंकल से पूछा कि गुरुजी ने इस बच्चे को रसोली क्यों बोला। तो जो अंकल गुरुजी के दरबार में बैठे थे उन्होंने कहा गुरुजी, जो इस बच्चे की मम्मी है उसके पेट में रसोली काफी बड़ी थी, और गुरुजी की ब्लेसिंग से वही रसोली एक बच्चे के रूप में आई है, तो गुरुजी उस बच्चे को प्यार से रसोली कहते थे। वहां गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि जो मेरा कैंसर था, जो मेरी गांठ थी, वो मेरा बच्चा है, वो कैंसर नहीं था, ये भी गुरुजी की कोई महिमा थी। यहाँ पे जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आ गई, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बच्चा ब्लेस किया, मैंने कंसीव कर लिया। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, अब आया एक टेस्ट की बारी, डुअल मार्कर।
डुअल मार्कर में ब्लड टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, रूटीन चेकअप, हम हंसी खुशी रूटीन चेकअप करा रहे, सारी रिपोर्ट अच्छी अच्छी आ रही थी। डुअल मार्कर की रिपोर्ट खराब आ गई। डुअल मार्कर की रिपोर्ट खराब आई तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, कई बार होता है डुअल मार्कर की रिपोर्ट खराब आ जाती है, हम दूसरा टेस्ट कराते हैं। दूसरा टेस्ट कराया, सेम रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, कई बार ये भी रिपोर्ट गड़बड़ आ जाती है, हम एक फाइनल टेस्ट होता है जो बच्चे के पानी से होता है, एमनिकल फ्लूइड से हम टेस्ट करेंगे, वो फाइनल टेस्ट होता है, जो भी वो रिपोर्ट आएगी हम उसको फाइनल फाइनल मानेंगे। तो हमें यही था कि गुरुजी हमारी परीक्षा लेना चाह रहे हैं, रिपोर्ट शुरू शुरू में गड़बड़ दिखा रहे हैं, तो आ जाएगी, सही आ जाएगी, रिपोर्ट सही आ जाएगी। हमने वो टेस्ट आज ही खुशी करा लिया, और वो भी रिपोर्ट खराब निकली। यहाँ पे सच में गुरुजी ने हमसे परीक्षा ली। वो रिपोर्ट इतनी खराब थी कि डॉक्टर ने बोला कि आप इस बच्चे को कंसीव मत करो, इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू मत रखो, डिसकंटिन्यू कर दो, अबॉर्शन करा दो, ये बच्चा ठीक नहीं है। हमारे ऊपर तो एक पहाड़ टूट गया कि गुरुजी ये क्या हुआ। अभी तो आपने एक कैंसर खत्म करा और एक बच्चा बनाया, बच्चा कैसे खराब हो सकता है। हिम्मत जवाब दे गई, हमने फिर से रोना शुरू कर दिया। नहीं समझ में आ रहा, ये पाप तो नहीं हो पा रहा मुझसे कि मैं हत्या करूं, एक अबॉर्शन करा दूं। मुझे नहीं पता गुरुजी, बच्चा मैंने तो नहीं मांगा था आपसे, आपने दिया है, क्यों दिया है, ये खराब है सही है मुझे नहीं पता, ये बच्चा आपका गुरुजी, क्या करना है कैसे करना है मुझे नहीं पता गुरुजी, आप बताओ। हमने 1 महीने का टाइम लिया, डॉक्टर ने तो अबॉर्ट करने के लिए बोला क्योंकि 5वां महीना मेरा शुरू हो चुका था, जल्दी अबॉर्ट करने के लिए बोलता, फिर बच्चा ज्यादा बड़ा हो जाता तो फिर वो डॉक्टर अबॉर्ट नहीं करते, 20 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद वो भी अबॉर्ट नहीं कर पाते एज पर लॉ। तो हमने वो 20 वीक्स का टाइम निकाल दिया, कुछ सोचा समझने में, कुछ जान पूछ के कि ये टाइम निकल जाएगा तो डॉक्टर अबॉर्शन करने से मना कर देगा। इधर डर भी लग रहा था कि बच्चा खराब है, कैसा बच्चा है, किस तरह से बच्चा होगा। रिपोर्ट में आया कि डाउन सिंड्रोम बच्चा है, स्पेशल चाइल्ड होगा, माँ बाप को सारी जिंदगी झोंक देनी पड़ेगी उस बच्चे के लिए, उस बच्चे की ग्रोथ और कोई फ्यूचर नहीं होगा। तो मन बहुत दुखी चल रहा था, 2 महीने का हमने टाइम निकाल दिया था, वो 20 वीक्स हमने निकाल दिए थे। तो मैं को डिसीजन नहीं ले पा रही थी। मैंने फाइनल फाइनल गुरु जी को बोला, गुरु जी आज ये लास्ट दिन है, मैं आपके सामने अरदास कर रही हूँ, जो भी आपने देना है वो आप दे दो, इसको रखना है आप रखो, इसको छोड़ना है। जय गुरु जी। आंटी आप म्यूट हो गई हैं। जय गुरु जी। पूर्णिमा आंटी आप म्यूट हो गई हैं। हाँ सॉरी सॉरी, मैंने गुरु जी सामने अरदास करी, गुरु जी आप देखो क्या करना है, मैं अब कोई डिसीजन नहीं लूंगी, सारा डिसीजन आपका होगा, बच्चे देने वाले भी आप हो, लेने वाले भी आप हो, क्या करना है कैसे करना है, जो भी आपका आदेश होगा मैं वैसे करूंगी। आप कैसे आदेश दोगे, आप क्या जरिया बनाओगे मुझे नहीं पता, पर जरिया आपका होगा, आदेश आपके होंगे, पालन करने वाली मैं होंगी। मैं बच्चे को रखने को भी तैयार हूँ, और आपकी इच्छा होगी इस बच्चे को ले जाने के लिए, मैं उस चीज के लिए भी तैयार हूँ गुरु जी, पर आदेश आपके होंगे। खरड़ से एक आंटी का फोन आता है, मुझे बोलते हैं पूर्णिमा आंटी आप क्यों चिंता कर रहे हो, गुरु जी ने बच्चा दिया है तो बिल्कुल ठीक होगा। मैंने कहा हाँ जी आंटी, मुझे वो कंसोल कर रहे थे, मैं हाँ जी कर रही थी। फिर उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया, खरड़ के एसएचओ को, एसएचओ जो है उनकी वाइफ को भी सेम प्रॉब्लम डॉक्टर्स ने बताई थी
कि उनका बच्चा डाउन सिंड्रोम है और उनको अबॉर्ट करना होगा। और उन्होंने गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी बच्चा आपने दिया, मैं अबॉर्ट नहीं करूंगी। उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखी, उन्होंने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया, हेल्दी बच्चा। और जैसे ही गुरुजी का स्वरूप उस बच्चे के हाथ में दिया, उस बच्चे ने उस गुरुजी के स्वरूप को अपने माथे पे लगाया। तो वो मैसेज गुरुजी ने मुझे दिया कि मैं बेफालतू चिंता कर रही हूँ, व्यर्थ ही चिंता कर रही हूँ। जो बच्चा गुरुजी ने मुझे ब्लेस्ड करा, बच्चा देना था तो गुरुजी कैंसर खत्म किया है ना। कैंसर खत्म किया है तो बच्चा आना है इस दुनिया में। मैं कोई नहीं हूँ उसको अबॉर्ट करने वाली। गुरुजी के जैसे आदेश आए और मैंने उसको माना, और मैंने अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखी। और डॉक्टर को जाके, जो मेरी डॉक्टर थी, उनको बोला कि मैं अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखूंगी। उन्होंने बोला कि आप श्योर हो, मैं पेपर्स पे लिख दूं? मैंने कहा हाँ जी मैं श्योर हूँ, जैसे भी होगा मैं उसको पालूंगी। अब मैं इसको अबॉर्ट नहीं करूंगी, ये मेरे गुरुजी का आदेश है। कहते गुरुजी का आदेश मतलब? मैंने कहा हाँ जी मेरे गुरुजी का आदेश है, मैं इस बच्चे को मैं जन्म दूंगी। इधर मेरी आंटी से बात हुई सत्संग शेयरिंग को लेके। 12 दिसंबर की डेट फाइनल हुई। मैंने कहा ठीक है, मेरी ड्यू डेट जनवरी की है और मैं आराम से सत्संग शेयर कर सकती हूँ। मैंने हैप्पीली आंटी को हाँ कर दी। मैं खुश थी सत्संग शेयरिंग के लिए, बताना चाहती थी गुरुजी ने मुझे कैसे ब्लेस किया, मैंने कंसीव किया। मैं बहुत खुश थी अपनी कंसीविंग को लेके। और गुरुजी की महिमा ये थी कि उस दिन मुझे सत्संग नहीं करने दिया, सत्संग शेयर नहीं करने दिया। अर्ली मॉर्निंग ही मेरा जो वाटर ब्रेक हो गया। 8 महीने की प्रेगनेंसी में ही मुझे अपने बच्चे को डिलीवर करना पड़ा। और इतना खूबसूरत बच्चा मैंने देखा जब जन्म हुआ है। वो डॉक्टर्स ने उसको क्लीन करा और मेरे सामने वो अपनी बेड पे था। इतना सुंदर, जैसे किसी देवी देवताओं ने उसके ऊपर इतनी प्रकाश डाला हुआ है, इतनी लाइट, इतना सुंदर बच्चा। मेरा मन गदगद और मुंह से निकले शुक्राना गुरु जी। जो दुख था, तकलीफ थी, वो सब खत्म। इससे पहले डॉक्टर ने मुझे सिजेरियन डिलीवरी करने के लिए बोला था, पर मैं डॉक्टर जी मना कर दी थी कि नहीं, मुझे सिजेरियन डिलीवरी नहीं करानी, नॉर्मल कराना है। सी सेक्शन से मुझे थोड़ा डर लगता है। तो इधर मैंने गुरुजी से भी अरदास की, गुरुजी आपका बच्चा पेट कटवा के तो नहीं आना चाहिए। गुरुजी ने वो बात भी मान ली। नॉर्मल डिलीवरी के साथ बच्चा हेल्दी, सब चीजें। डाउन सिंड्रोम आया रिपोर्ट में, ठीक है। डिलीवरी बच्चा आ गया, बच्चे आने के बाद नॉर्मल है जॉन्डिस होना। मेरे बच्चे को भी जॉन्डिस हुआ। और जॉन्डिस थोड़ा ज्यादा था तो उसको फोटोथेरेपी देनी पड़ी। फोटोथेरेपी के लिए हम 3 दिन हॉस्पिटल में रहे, वापस हम घर आए। घर हम मुश्किल से 1 हफ्ता रहे और मेरे बच्चे का तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हुई तो हम हॉस्पिटल आए, पता चला कि इसको निमोनिया है और इसकी कंडीशन ऐसी होगी, पूरा नीला पड़ गया। सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो गए। डॉक्टर ने फटाफट इसको वेंटिलेटर पर रखा, इसका ट्रीटमेंट शुरू करा। 25 दिन हम हॉस्पिटल में रहे। पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में थे, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा, आप एक काम करो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 25 दिन बच्चे के साथ थी। शुरू के 10 दिन तो मुझे अपने बच्चे का चेहरा तक नहीं देखने दिया डॉक्टर ने, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे था। इतनी बुरी उसकी हालत हो चुकी थी। अब मैं सिर्फ गुरुजी के सामने कहती थी, गुरुजी क्यों परीक्षा ले रहे हो? अभी तक तो आप मेरी परीक्षा लेते चलती थी, अभी मासूम से बच्चे की परीक्षा। तो कहते हैं ना गुरुजी, किसी को जब परखते हैं तो नींबू की तरह निचोड़ते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। ये मतलब गुरुजी ने बहुत अच्छे से फील कराया कि उन्होंने बिल्कुल नींबू की तरह मुझे भी निचोड़ा, बच्चे को भी निचोड़ा। और टेस्ट वेस्ट हुए, जब फाइनल टाइम था उसके डिस्चार्ज होने के 4 दिन पहले, एक डॉक्टर आते हैं राउंड पे, बच्चे को देखते हैं, सारे टेस्ट करते हैं, अच्छे से एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने के बाद मुझसे पूछते हैं किस बेवकूफ ने कहा था ये बच्चा डाउन सिंड्रोम है? बच्चा डाउन सिंड्रोम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, बहुत माइनर सा है, इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बढ़ती उम्र के साथ ये ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी ने 25 दिन की जो परीक्षा शिवाय के साथ, जो बच्चे का नाम है शिवाय के साथ और मेरे साथ जो ली है, वो उसके कष्ट निकाले है, जो उसकी प्रॉब्लम थी वो निकाली है। शायद मेरे अंदर जो कैंसर था उसके कुछ
साइड इफेक्ट बच्चे के अंदर आया, तो गुरुजी ने उसको वो 25 दिन के अंदर पूरा क्लीन कराया, और आज स्वस्थ है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ है, और सत्संग में गुरुजी के चरणों में है। तो शुक्राना गुरुजी। मन जरूर दहल जाता है, टाइम भटक जाता है, दुख तकलीफ में थोड़ा डगमगा जाता है, पर गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है, आपने विश्वास नहीं खोने दिया अपना। जहां भी विश्वास डगमगाया ना मेरा, गुरुजी आपने संभाला। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हम तो सच में बहुत नादान है, मतलब मैं सच में गुरुजी, मैं बखान नहीं कर पा रही हूँ आपका, किस तरीके से आपने हमें संभाला। कहाँ मैं 2004 में एक एटीट्यूड के साथ रहा करती थी, कहाँ गुरुजी आपने नीमा बन के बिल्कुल अपने चरणों में मैं रखा। तो गुरुजी ऐसे ही रखना अपने चरणों में। गलतियां हम से होती रहेगी, मैं ये नहीं कहूंगी हम गलतियां नहीं करेंगे, गलतियां हमसे होती रहेंगी, क्योंकि हम बेवकूफ मनुष्य है ना, हम समझदार बनने की कोशिश करते हैं, आपसे बड़े नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो उसके लिए गुरुजी बस हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे ही रखना, अपने चरणों में रखना, अपने चरणों से दूर मत करना। और गुरुजी हर किसी की झोली जरूर भर के रखना, क्योंकि ये जो 25 दिन में मैंने देखा है ना, वेंटिलेटर में बच्चों को डेथ होते हुए भी देखी है, उन माओ को रोते हुए भी देखा है। तो गुरुजी किसी माँ को रोने मत देना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ भी गलती मुझसे हुई तो उसके लिए माफ करना गुरुजी। हर सुख में, हर दुख में, हर मुसीबत में साथ रहना, आप साथ मत छोड़ना, क्योंकि आपने साथ छोड़ा ना गुरुजी, हम बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। अब जिंदगी तबाह हो जाएगी, तबाह मत होने देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।